डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वन स्टेप अहेड और इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तमाम कई कहानियों में किताबों में आपने पढ़ा है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी हुए हैं और इसके पहले ये एक महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के भी नाम से जाने जाते थे। तो उन्हीं की राइटिंग में से एक हिस्सा इस चैप्टर के नाम से दिया गया है। वन स्टेप अहेड का मतलब होता है, वैसे अगर हम लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ देखें तो एक कदम आगे होता है, लेकिन एक कदम आगे का वास्तविक मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने कौशल पर, हमें अपनी क्षमताओं पर हमेशा एडवांस्ड रहना चाहिए, हमें अग्रिम पंक्ति में ही खड़े होना चाहिए, हमें अपनी कुशाग्रता पर, बुद्धिमत्ता पर और अपनी नई नई तकनीकों पर निरंतर विकास करते रहना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम आज समझते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिएगा और उसमें जो भी कठिन शब्द आते हैं उनको नोट भी करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर है, जिसमें ये शुरुआत होती है यहाँ से, थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट। थ्रू मीन्स होता है किसी के माध्यम से। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, यहाँ आपको दिखेगा इस चैप्टर में मैंने कुछ शब्दों को लाल कलर से हाईलाइट किया है। इसका मतलब इन शब्दों की अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम है, मैं बीच में समझाते समय आपको बताता चलूँगा, आप उसको समझते जाइएगा और नोट भी करते जाइए। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मीन्स होता है रेल का डिब्बा। तो अपने रेल कंपार्टमेंट में जब रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे तो जिस डिब्बे पर वो बैठे थे उस डिब्बे की खिड़की से आई वाच्ड। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं आई वाच्ड, मतलब अब्दुल कलाम अपने लिए यहाँ लिख रहे हैं आई। मैंने देखा द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स होता है ग्रामीण इलाका जो रेल की पटरियों के आसपास से दिख भी जाता है। स्लिप पास्ट। स्लिप पास्ट मीन्स होता है पीछे छूटता जाना या गुजरता जाना। तो कहते हैं कि जब मैं अपने कंपार्टमेंट में खिड़की के बाहर देख रहा था तो मैंने देखा कि जो ग्रामीण इलाका है वो मेरे पीछे लगातार निकलता जा रहा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से। द मेन इन द फील्ड्स, जो आदमी हैं, जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं वो खेतों में हैं। इन देयर वाइट धोतीज। चूँकि ये काफ़ी पुरानी बात है, जब वो समय इंटरव्यू वगैरह या कि उनकी नौकरी नहीं लगी थी तो उस समय जनरली भारतीय लोग धोती पहनते थे सफ़ेद। तो वही कहते हैं कि द मैन इन द फील्ड, खेत में जो लोग थे, इन देयर वाइट धोतीज, वह सफ़ेद धोती में थे, एंड टर्बन्स, और पगड़ी पहने हुए थे। एंड द वुमेन फॉक, और जो महिलाएं थीं, इन ब्राइट स्प्रेसेस ऑफ कलर, जो महिलाएं कपड़े पहने थीं वो छींटदार कपड़े थे। स्प्रेसेस मीन्स होता है छींटे। तो उनके जो कपड़े थे वो चमकदार थे। स्प्रेसेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स, और धान के खेतों, पैडी मीन्स होता है धान, धान के खेतों के जो हरे भरे खेत थे, धान के जो हरे भरे खेत थे उसमें वो महिलाओं के और पुरुषों के कपड़े छींट जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन खेतों में कोई कलरफुल छींटे पड़े हुए हैं। सीम्ड टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग। इनहेबिट के 2-3 मीनिंग होते हैं। एक का मतलब होता है कहीं बस जाना और इसकी दूसरी मीनिंग होता है टू प्रेजेंट, प्रदर्शित करना। तो महिला और पुरुष के जो एक पड़े थे ग्रीन बैकग्राउंड में, हरे भरे खेतों के बैकग्राउंड में एक सुंदर पेंटिंग जैसे प्रतीत होते थे।
सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना। यहाँ जो सीम लिखा है इसका मतलब होता है प्रतीत होना। चलिए आगे चलते हैं। आई सैट ग्लूड। ग्लूड मीन्स होता है चिपके होना। तो यहाँ अब्दुल कलाम सर खिड़की में चिपक नहीं गए थे, इसका मतलब वो अपनी नज़रें ही वहाँ से नहीं हटा पा रहे थे। इतना सुंदर दृश्य था खिड़की के बाहर ग्रामीण इलाकों का। कहते हैं आई सैट ग्लूड टू द विंडो, मैं खिड़की से चिपक कर बैठा रहा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह, पीपल वर इंगेज्ड। इंगेज्ड मीन्स होता है व्यस्त होना, बिजी रहना। पीपल वर इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी, लोग जो थे वो बिजी थे, व्यस्त थे कुछ ना कुछ काम करने में। एक्टिविटी मीन्स होता है गतिविधि या कार्य, और सम मीन्स कुछ ना कुछ। विच हैड अ रिदम, जिसमें एक लय थी। रिदम मीन्स होता है लय, जैसे गानों में लय होती है, तो वही कहते हैं कि उनमें एक रिदम थी, एक लय थी। एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति। ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति या पीस, इंग्लिश में पीस। अबाउट इट, उनमें जो है शांति थी और एक रिदम था, एक तालबद्धता थी, एक लय थी। मैन ड्राइविंग कैटल, जो आदमी लोग थे वो पशुओं को ड्राइव कर रहे थे, मतलब पशुओं को ले जा रहे थे। कैटल मीन्स होता है मवेशी। वीमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, और जो वुमेन थी, महिलाएं थीं, वो पानी ढो रही थीं, पानी ला रही थीं, पानी खींच रही थीं। कहाँ से? स्ट्रीम से, जो छोटी नदी या धारा होगी उससे। अकेजनली, कभी कभी। अकेजनली मीन्स कभी कभी। अ चाइल्ड वुड अपीयर, एक बच्चा सामने आता था। एंड वेव एट द ट्रेन, और ट्रेन की तरफ हाथ हिलाता था। वेव मीन्स होता है हाथ हिलाकर अभिवादन करना। तो उन्होंने बताया कि आदमी मवेशी लेके जा रहे थे, महिलाएं पानी भर रही थीं, और कभी कभी बच्चे ट्रेन को देखकर, आज भी होता है जब ट्रेन गुजरती है तो कई सारे बच्चे हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करते हैं। इट इज़ अस्टोनिशिंग। अस्टोनिशिंग मीन्स होता है अद्भुत, अचंभित करने वाला। इट इज़ अस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस। लैंडस्केप मीन्स होता है भूभाग। ये एक बड़ा ही अद्भुत क्षण था कि किस प्रकार से जो भूभाग है, ज़मीन है, जो जितना भी आँखों से दिखता है चलते समय वो पूरा भूभाग है। तो वो कहते हैं कि ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। लैंडस्केप मीन्स दृश्य भी होता है। चेंजेस एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड, जैसे जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है तो किस प्रकार से दृश्य में, भूभाग में बदलाव होता है, ये बड़ा अद्भुत है। द रिच एंड फर्टाइल, रिच मीन्स होता है समृद्ध, और फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स होता है मैदानी इलाके। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स, जो समृद्ध और उपजाऊ मैदानी इलाके थे, ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के। एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और उसकी बहुत सारी, न्यूमरस मीन्स होता है बहुत सारी, ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ। हैव इनवाइटेड इन्वेजन, कहते हैं कि गंगा के किनारे के जो समृद्ध और उपजाऊ मैदान हैं, और जो गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इन सब चीज़ों ने इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था। किसको? इन्वेजन्स को। इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण। इन्वेजन मीन्स आक्रमण। तो कहता है कि गंगा नदी के किनारे जो ये उपजाऊ मैदान हैं, इसकी वजह से भारत में कई आक्रमण हुए हैं। टर्मोइल, टर्मोइल मीन्स होता है उथल पुथल। उथल पुथल का मतलब अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का माहौल। एंड चेंजेस, और बदलाव भी, मतलब
गंगा नदी के किनारे ये जो समृद्ध और उपजाऊ प्लेन हैं, मैदान हैं, उन्होंने भारत में आम आक्रमणकारियों को आमंत्रित किया है। बहुत सारे समाज में उथल पुथल हुए हैं और चेंजेस हुए हैं। अराउंड 1500 BC, मतलब बिफोर कॉमन इरा, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व, फेयर स्किन्ड आर्यंस, गोरी चमड़ी के जो आर्य थे, जो हम लोग आज कहते हैं कि हम आर्य हैं, आर्यावर्त के हैं, तो कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व जो गोरी चमड़ी के फेयर स्किन आर्य थे, शिफ्ट इन थ्रू द माउंटेन पासेस। वो शिफ्ट मीन्स होता है, ये स्वीप से बना है, SWEEP, स्वीप मीन्स होता है फैल जाना, है ना। तो कहता है कि 1500 BC के आसपास जो फेयर स्किन आर्य थे वो फैल गए। कहाँ से होते हुए? माउंटेन पासेस। माउंटेन पास का सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। पर्वतीय दर्रे जो होते हैं, पर्वतों के बीच से जो रास्ते होते हैं, उनको माउंटेन पासेस कहते हैं। तो कहता है कि ये जो आर्य थे ये पर्वतीय दर्रों से होते हुए पूरे भारत में, पूरे नॉर्थ वेस्ट में, फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट, पूरे उत्तर पश्चिम इलाके में आकर फैल गए थे। द 10th century ब्रॉट मुस्लिम्स, और लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिमों का आगमन हुआ भारत में। हु लेटर, जो बाद में, हु लेटर, ये हु किसके लिए आया है? मुस्लिम्स के लिए आया है, इसीलिए इसका यूज एक एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में होता है, प्रोनाउन के रूप में भी होता है। हु लेटर मिंगल्ड, जो बाद में घुल मिल गए। मिंगल्ड मीन्स होता है घुल मिल जाना। विद द लोकल पीपल, यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनसे। एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और इस कंट्री के एक अभिन्न अंग। इंटीग्रल पार्ट मीन्स होता है अभिन्न अंग, बिकेम मीन्स हो गए या बन गए। कौन? मुस्लिम। वन एम्पायर, एक साम्राज्य। एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य, एक राजा का अधिकार वाला जितना हिस्सा होता है उसे एम्पायर कहते हैं। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य ने दूसरे साम्राज्य को रास्ता दिखाया। मतलब एक के बाद दूसरे राजा बनते रहे, उनका साम्राज्य बदलता रहा। रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट्स, रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है धार्मिक विजय। कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है विजय। तो जो धार्मिक लड़ाइयाँ थीं, जो धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ थीं, उनका जो क्रम था वो कंटिन्यू रहा, चलता रहा। और दिस टाइम, इस पूरे समय में, द पार्ट ऑफ इंडिया, एक भारत का हिस्सा था जिसको हम कहते हैं साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत का वो हिस्सा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इकट्ठा होता है कर्क रेखा। तो जो हमारी कर्क रेखा के साउथ में जो भारत का हिस्सा था, रिमेन्ड लार्जली अनचेंज्ड। ये कर्क रेखा के दक्षिण का हिस्सा जो है बचा रह गया, लार्जली अनचेंज्ड, मतलब बिल्कुल ही अछूता। मतलब उस क्षेत्र में आक्रमणकारियों द्वारा बहुत ज़्यादा दखलंदाजी या प्रवेश नहीं हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा बाहरी आक्रमण या टर्मोइल, उथल पुथल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इट वाज सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंड एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। क्योंकि ये इलाका जो है, जो कर्क रेखा के दक्षिण वाला इलाका था, चाहे वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये जितना भी इलाका था, ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के एक शील्ड माने सुरक्षा कवच होता है, उसके पीछे था। मतलब ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ थीं, ये
बाहरी आक्रमणकारियों के लिए थोड़ा सा दुर्गम होती थीं, इसलिए जो लोग आक्रमणकारी थे, जो बाहर के देशों से आक्रमण करना चाहते थे भारत में, वो इनके पार नहीं जाते थे। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, ये सारी नदियाँ जो हैं हैड वूवन, उन्होंने एक जाल बना दिया था, अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनअशरेबल। अनअशरेबल का मीन्स होता है अभेद, सुरक्षित, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो इन नदियों ने एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा कवच बना दिया था, फॉर द टेपरिंग इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स होता है प्रायद्वीप, इंडियन माने भारतीय, और टेपरिंग मीन्स होता है एक ऐसा क्षेत्र जो आगे की तरफ अगर जाए तो संकरा होता जाए। तो आप देखेंगे भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश के बाद जितना भी हिस्सा है वो धीरे धीरे श्रीलंका तक, तमिलनाडु तक संकरा होता गया है, पतला होता गया है। तो वही कहता है कि इस प्रकार की नदियाँ जो हैं ये हमारे नुकीले होते भारतीय प्रायद्वीप को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया था, और ये सुरक्षा कवच कैसा था? अनअशरेबल था, अभेद्य था, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली जा रहा था, माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स, तो मेरी ट्रेन ने ये सारे के सारे भौगोलिक बाधाओं को पार किया। मेरी ट्रेन जो है इन सारी जियोग्राफिकल मीन्स होता है भौगोलिक, इम्पेडिमेंट्स मीन्स होता है रुकावट या बाधाएं। तो मेरी ट्रेन ने इन सारी रुकावटों को पार किया था। थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, किसके माध्यम से? ट्रेन किस माध्यम से इन सारी बाधाओं को पार करते हुए निकल गई? चाहे वो गंगा, ताप्ती, महानदी हो, चाहे वो विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हों, ये सब संभव हुआ पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो वैज्ञानिक प्रगति की शक्ति है उन सभी के माध्यम से। आई हार्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, मैं दिल्ली में लगभग एक हफ्ते तक, हार्ट मीन्स होता है रुकना या टू स्टे इन एनी प्लेस, द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन, मैं दिल्ली में रुका जो कि एक ग्रेट महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन की सिटी थी। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, और दिल्ली में ही एक इंटरव्यू में शामिल हुआ, भाग लिया, और वो इंटरव्यू था DTD&P। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर। इसके मैंने इंटरव्यू में शामिल हुआ। आई डिड वेल, मैंने ठीक प्रदर्शन किया। आई डिड वेल, मैंने ठीक किया। एट द इंटरव्यू में द क्वेश्चंस वर ऑफ अ रूटीन नेचर, जो यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सामान्य प्रश्न थे, रूटीन नेचर के थे, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं थे। आगे देखें लिखा भी है, एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और वो प्रश्न जो है मेरे सब्जेक्ट के नॉलेज को चैलेंज नहीं किए थे। मतलब उन्होंने इंटरव्यू में मेरे सब्जेक्ट के ज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न जनरली नहीं पूछे थे। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून, उसके बाद मैं देहरादून की तरफ चल दिया। प्रोसीड मीन्स होता है टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, देहरादून में भी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, मैं वहाँ के लिए चल दिया। एट द सिलेक्शन बोर्ड, उस सिलेक्शन बोर्ड में जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, द एम्फेसिस मीन्स होता है किसी चीज़ पर जोर देना, तो उनका जोर जो था वाज मोर ऑन पर्सनालिटी, उनका जो जोर था वो व्यक्तित्व पर ज़्यादा था, देन ऑन इंटेलिजेंस,
बजाय कि आपकी बौद्धिक क्षमता के। तो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में वो पर्सनालिटी पर ज़्यादा जोर दे रहे थे बजाय कि आपकी बुद्धिलब्धि या बौद्धिक क्षमता पर। एम्फेसिस जोर देना, इंटेलिजेंस बुद्धि या कुशाग्रता। परहैप्स शायद दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस, शायद वह लोग शारीरिक चुस्ती, शारीरिक फुर्ती को भी देख रहे थे। एंड एन आर्टिकुलेट मैनर, आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पष्टवादी, जो किसी भी मुद्दे पर अपने विचार, अपने कॉन्सेप्ट खुल कर रखता हो, उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। तो शायद वो वाक्पटुता या स्पष्टवादिता को भी देखना चाहते थे। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, जब मैं उस इंटरव्यू में शामिल हुआ तो मैं एक्साइटेड तो था, उत्साहित तो था, लेकिन थोड़ा नर्वस भी था, थोड़ा अंदर से सहमा हुआ था, थोड़ा डर था। डिटरमाइंड बट एनर्जियस, मेरे अंदर दृढ़ संकल्प तो था लेकिन थोड़ी चिंता भी थी। और लास्ट लाइन देखिए, कॉन्फिडेंट बट टेंस, विश्वास तो था लेकिन फिर भी थोड़ा तनाव था। तो ये एक सीख होती है कि जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमें इन सब नेगेटिव क्वालिटीज़ से पार पाना होता है। यहाँ तक कि कलाम साहब भी ऐसी परिस्थितियों में जहाँ वो एक्साइटेड तो थे लेकिन उनके अंदर भी थोड़ा बहुत डर था। पाठ को ध्यान से समझते जाइएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए। आई कुड ओनली फिनिश्ड 9th, मैं इन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के जो रिजल्ट था उसमें 9वें नंबर पर आया। इन द बैच ऑफ 25 एग्जामिन्ड टू सेलेक्ट 8 ऑफिसर्स फॉर कमिश्निंग इन द एयरफोर्स, मतलब 25 लोग जो उस परीक्षा में शामिल हुए थे उसमें मैं 9वें स्थान पर आया, जिसमें से 8 लोगों को ही ऑफिसर के रूप में कमीशन किया जाना था, नियुक्त किया जाना था, अपॉइंट किया जाना था। कमीशनिंग मीन्स होता है ज्वाइनिंग या नियुक्ति देना, अपॉइंटिंग इन द एयरफोर्स। मतलब कलाम साहब एक व्यक्ति से पीछे रह गए, 9वें नंबर पर आए और सिलेक्शन 8 लोगों का हुआ। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं इस रिजल्ट से बहुत निराश हुआ, डिसअपॉइंटेड। इट टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रीहेंड, इट टुक मी, इसे समझने में, कॉम्प्रीहेंड मीन्स समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। इट टुक मी सम टाइम, ये इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगा समझने में। दैट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स, मैं इसको थोड़ी देर में समझ पाया कि एयरफोर्स ज्वाइन करने की जो मेरी अवसर था वो मेरी अंगुलियों से स्लिप हो गया है, फिसल गया है, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सीधी सी बात ये है। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ, देखिए यहाँ एक वर्ड आया है आई ड्रैग। ड्रैग्ड मीन्स होता है अपने घसीटना, ज़बरदस्ती, मतलब आप मैकेनिकली आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें इतनी क्षमता नहीं बची थी, वो बहुत निराश हो चुके थे, फिर भी अपने आप को बाहर निकाले आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड, उस चयन बोर्ड के ऑफिस के बाहर। एंड स्टूड एट द एज ऑफ अ क्लिफ, और वो एक खड़ी ऊंची चट्टान के एज में, एज मीन्स किनारे में जाके खड़े हो गए। CLIFF क्लिफ, क्लिफ मीन्स होती है चट्टान, खड़ी ऊंची चट्टान। देयर वाज अ लेक फार बिलो, वहाँ ही कुछ दूरी पर, फार मीन्स होता है दूरी पर, एक लेक थी। लेक मीन्स होता है झील, स्टोर्ड वाटर जहाँ रहता है, पानी जहाँ इकट्ठा रहता है। आई न्यू, मैं जानता था, ये नाव से बना है, KNOW। आई न्यू दैट द डेज अहेड, मैं जानता था कि आगे के दिन, डेज अहेड, अहेड मीन्स आगे के, डेज मीन्स दिन, वुड बी डिफ़िकल्ट, कठिन होंगे। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे
जिनके अब उत्तर चाहिए थे, एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और एक एक्शन प्लान आगे की रूपरेखा भी प्रिपेयर्ड करनी थी, तैयार करनी थी। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश, और उसके बाद मैं वहाँ से ऋषिकेश के लिए प्रस्थान कर गया। ट्रैक्ड मीन्स होता है एक लंबी यात्रा, लंबी थकाऊ यात्रा, ट्रैक। आई बाथड इन द गंगा, मैं गंगा नदी में स्नान किया, एंड रेवल्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर, और इसके पानी की प्योरिटी माने शुद्धता का रेवल्ड किया, आनंद लिया। रेवल्ड मीन्स होता है आनंद लेना। देन आई वॉक्ड टू द शिवानंद आश्रम, उसके बाद मैं शिवानंद आश्रम चला गया। सिचुएटेड अ लिटिल वे अप, जो कि थोड़ा ही दूर था, लिटिल वे अप, आगे चलने पर थोड़ा ही दूर में था, हिल में, अप द हिल, मतलब हिल मीन्स होती है पहाड़ी, एक पहाड़ी में थोड़ा ही ऊपर जाने पर उनका आश्रम था। आई कुड फील, जब मैं वहाँ पहुँच गया तो कहते हैं, देखिए, आई कुड फील इंटेंस, इंटेंस मीन्स होता है तीव्र, बहुत ज़्यादा। आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशन, मैं वहाँ एक तेज कंपन महसूस कर रहा था। जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन होता है, तो वहाँ इस प्रकार से नहीं होगा, उनके अंदर एक तरह से कंपन महसूस हुआ वहाँ पहुँचने पर। When I entered, जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैं वहाँ घुसा। I saw a large number of साधुज, मैं वहाँ देखा कि large number of, बहुत बड़ी मात्रा में जो साधु हैं, साधु आप जानते हैं ना, दाढ़ी रखे और गेरुआ वस्त्र पहने, कई प्रकार के साधु होते हैं। आई सा लार्ज नंबर ऑफ साधु सीटेड, बैठे हुए, ऑल अराउंड, चारों तरफ, इन अ स्टेट ऑफ, इन अ स्टेट ऑफ का मतलब होता है अवस्था में। किस अवस्था में? ट्रांस। ट्रांस मीन्स होता है समाधि, आपने सुना होगा, समाधि होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सांस को रोक लेता है और ध्यान में मग्न हो जाता है। आई हैड रेड, आई हैड रेड, मैंने पढ़ा था। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के यूज में आता है, जिसका मतलब ये है कि कोई घटना पहले हुई है। आई हैड रेड दैट, मैंने पढ़ा था कि साधु व साइकिक, साधु साइकिक होते हैं। अब साइकिक क्या है? साइकिक का मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, साइकिक पीपल ऐसे लोगों को कहते हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। तो मैंने पढ़ा था कि साधु जो होते हैं वो साइकिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। पीपल हु नोज थिंग्स इंटुइटिवली, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चीज़ों को स्वतः ही जान लेते हैं, बिना किसी के बताए ही जान लेते हैं। इंटुइटिवली मीन्स होता है स्वतः ही, स्वयं से ही, सहज ही। इन माई डिजेक्टेड मूड, डिजेक्ट मीन्स होता है हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है निराश होना। इन माई डिजेक्टेड मूड, अब जो कि मेरा मूड जो था वो हतोत्साहित था, मैं निराश था। आई शॉर्ट आंसर, मुझे प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। टू द डाउट्स, अपनी शंकाओं के। दैट ट्रबल्ड मी, जो मुझे कष्ट दे रहे थे, मुझे अपने शंकाओं का समाधान चाहिए था। आई मेट स्वामी शिवानंद, मैं स्वामी शिवानंद से मिला। स्वामी शिवानंद के बारे में यहाँ देखो आगे कहते हैं, अ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्ध, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बुद्ध जैसा दिखता था। बुद्ध जानते हैं ना, गौतम बुद्ध। वियरिंग अ स्नो वाइट धोती, जो कि वेयर किए हुए थे, पहने हुए थे एक स्नो वाइट, स्नो माने बर्फ होती है, वाइट माने सफ़ेदी होती है, और धोती माने धोती। तो वो एक बिल्कुल सफ़ेद धोती पहने थे, इसका मतलब ये है। एंड वुडन स्लीपर्स, और खड़ाऊँ जिसको हिंदी में कहते हैं, लकड़ी की चप्पल। ही हैड एन ओलिव कॉम्प्लेक्शन, ऑलिव कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग रूप था वो ऑलिव जैसा था, जैतून के तेल जैसा था, मतलब हल्का पीला गेरुआ कलर था।
एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज, और उनकी आँखें चमकदार और ऐसी थीं जैसे किसी के अंदर प्रवेश कर जाएंगी, किसी की नज़र से नज़र ना मिला पाएँ, इस प्रकार की उनकी आँखें थीं। आई वॉज स्ट्रक्ट बाई हिज इरसिस्टिबल मीन्स होता है सम्मोहक, सम्मोहित करने वाले। मैं उनके सम्मोहित करने वाले चेहरे से स्ट्रक्ट हो गया, मतलब मैं अपनी नज़र नहीं हटा पाया। ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल, जो उनकी स्माइल थी बिल्कुल बच्चों जैसी थी। एंड ग्रेसियस मैनर, और उनका जो व्यवहार था बहुत ही कृपालु था, उदार था। ग्रेसियस मीन्स होता है उदार, कृपालु, है ना। इरसिस्टिबल का मतलब सम्मोहक। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैंने अपना परिचय दिया। इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू स्वामी जी, मैंने अपना परिचय स्वामी जी को दिया। माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम, मेरा जो मुस्लिम नाम था उससे भी स्वामी जी के ऊपर किसी भी प्रकार का अलग व्यवहार नहीं हुआ। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए मेरे मुस्लिम नाम से। जैसे कि वो हिंदू साधुज हैं, आश्रम हैं, वहाँ कोई मुस्लिम पहुँच जाए तो ऐसी स्थिति उनके साथ नहीं हुई। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता। आई कुड स्पीक एनी फर्दर, आगे, फर्दर मीन्स होता है आगे। ही इंक्वायर्ड, उन्होंने ही पूछ लिया। इंक्वायर मीन्स होता है जांच करना, पूछताछ करना। ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई शारो, मैं नहीं बताया, वही बता उठे कि आप अपने दुख का कारण बताइए। कहते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है। शारो मीन्स दुख। ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ही न्यू, उन्होंने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इसका कोई विवरण नहीं दिया कि हाउ ही न्यू दैट आई वाज सैड, कि वो कैसे जान गए कि मैं सैड हूँ। हाउ ही न्यू, वह कैसे जान गए कि आई वाज सैड, कि मैं सैड हूँ। एंड आई डिड नॉट आस्क, और मैंने भी नहीं पूछा। आई टोल्ड हिम अबाउट माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, मैंने उन्हें बताया। आई टोल्ड हिम अबाउट माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, मेरे असफल प्रयास के बारे में, टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के असफल प्रयास के बारे में मैंने उनको बताया। एंड माई लॉन्ग चेरिस्ड डिजायर, लॉन्ग चेरिस्ड का मतलब होता है लंबे समय से संजोई हुई इच्छा। तो कहते हैं कि ये एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरी बहुत समय से इच्छा थी, लॉन्ग चेरिस्ड डिजायर थी, टू फ्लाई, उड़ने की। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए। वॉशिंग अवे ऑल माई एनग्जाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, जैसे ही वो मुस्कुराए तो मेरी सारी की सारी एनग्जाइटी लगभग इंस्टेंटली, तत्काल ही क्या हो गई, वॉश अवे हो गई, धुल गई। मतलब उनके मुस्कुराते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं चिंताओं से बिल्कुल मुक्त हूँ, मुझे किसी प्रकार की शोक, दुख, चिंता नहीं है। देन ही सेड इन अ फीबल बट वेरी डीप वॉइस, देन ही सेड, उसके बाद उन्होंने कहा, इन अ फीबल, फीबल मीन्स होता है धीमी, बट वेरी डीप वॉइस, लेकिन गंभीर आवाज़ में। क्या कहते हैं? डिजायर, डिजायर मीन्स होता है आकांक्षा, ललक, चाहत। व्हेन इट्स स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट, इच्छाएं जो जन्म लेती हैं, स्टेम्स जिनके होते हैं हार्ट और स्पिरिट से, ऐसी इच्छाएं जो हृदय से और आत्मा से निकलती हैं। व्हेन इट इज़ प्योर, जब ये शुद्ध होती हैं, एंड इंटेंस और तीव्र होती हैं, पॉजेसेस ऑसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो इस प्रकार की इच्छाओं में एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है।
पॉजेसेस मीन्स होता है कब्जे में रखना या अधिकार में रखना। मतलब कहते हैं कि अगर आपके अंदर इच्छाएं अंदर से हैं, आत्मा से हैं, प्योर हैं और तीव्र हैं, तो इस प्रकार की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है और उन इच्छाओं में इस प्रकार की एनर्जी समाहित होती है। दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड। रिलीज्ड मीन्स होता है मुक्त होना। इस प्रकार की एनर्जी मुक्त हो जाती है इनटू द ईथर। ईथर मीन्स होता है एयर, हवा। ऐसी एनर्जी एयर में चली जाती है ईच नाइट, हर रात में। कहते हैं जब हम सोते हैं तो ये एनर्जी रात में निकल कर हवा में चली जाती है, आसमान में चली जाती है। एज द माइंड फॉल्स इनटू स्लीप स्टेट, जैसे ही माइंड जो है, मन है, वो सोने की सुप्ता अवस्था में जाता है। ईच मॉर्निंग, हर सुबह, इट रिटर्न्स, ये एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये फिर से रिटर्न होती है, वापस आती है टू द कॉन्शस स्टेट, सचेत अवस्था में। कॉन्शस मीन्स होता है सचेत। रीइंफोर्स्ड विद द कॉस्मिक करंट, और उसमें मजबूती होती है। रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है जितनी पहले थी उसमें वृद्धि हो जाती है, उसकी मजबूती में, उसकी ताकत में, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। विथ द कॉस्मिक करंट, कॉस्मिक करंट मीन्स होता है अंतरिक्षीय ऊर्जा, अंतरिक्षीय तरंग, अंतरिक्षीय धारा। तो अंतरिक्ष में जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिलकर और मजबूत हो जाती है। दैट विच हैज़ बीन इमेज्ड will surely and certainly be manifested। और इस प्रकार से अगर आपके पास कोई विचार है, कोई इमेज है, कोई सोच है, तो वो निश्चित रूप से surely and certainly, surely माने निश्चित रूप से, certainly माने without doubt, be manifested, निश्चित रूप से सफल होती है। manifest means होता है स्पष्ट दिखाई देना। इस प्रकार से ये जो इमेज है आपको स्पष्ट दिखाई देगी। यू कैन रिलाय, आप निर्भर हों, आप निर्भर रह सकते हैं, डिपेंड रह सकते हैं। रिलाय मीन्स होता है डिपेंड रहना या निर्भर रहना। यंग मैन अपॉन दिस एजलेस प्रॉमिस, बच्चे तुम ये एजलेस प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस जो काफ़ी पहले से प्रचलित है, एज श्योरली एज यू कैन रिलाय अपॉन द इटर्नली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनराइज। कहते हैं कि आप इस चीज़ पर उतना ही विश्वास कर सकते हैं जितना कि आप सनराइज पर विश्वास करते हैं, जो कि कभी भी अनब्रोकन रहता है, कभी भी अपने क्रम को तोड़ता नहीं है। एंड ऑफ स्प्रिंग, और जैसे ही बसंत आती है। व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी, कहते हैं आगे स्वामी शिवानंद की, जब एक बच्चा तैयार होता है, द टीचर विल अपीयर, उसी समय एक शिक्षक भी सामने आता है। हाउ टू, कितनी सच्ची बात है। यानी यदि कोई स्टूडेंट का मतलब है कि जिज्ञासा, यदि किसी के अंदर कोई जिज्ञासा होती है तो उसका समाधान करने के लिए कोई ना कोई टीचर आपके सामने जरूर होता है। Here was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray। यहाँ टीचर इसलिए होता है ताकि वह शो कर सके, दिखा सके द वे, रास्ता, किसको, स्टूडेंट को, who had nearly gone astray, जो कि लगभग रास्ता भटक चुका है। गो स्ट्रे का मतलब होता है पथभ्रष्ट होना या रास्ता भटकना। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, अंतिम में कहते हैं कि हे बालक, अपने नियति को, अपने भाग्य को स्वीकार करो। एंड गो अहेड, आगे बढ़ जाओ, विथ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के साथ। यू आर नॉट डेस्टाइंड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, तुम एयरफोर्स में जो फेल हुए हो, इसका मतलब ये है कि आपके भाग्य में, यू आर नॉट डेस्टाइंड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, आप एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नियत नहीं थे, आपकी नियत में एयरफोर्स का पायलट बनना नहीं था। व्हाट यू आर डेस्टाइंड, जो भी आपके नियति में, जो भी आपके भाग्य में है, टू बिकम, बनना,
इज़ नॉट रिवील्ड नाउ, अभी प्रकट नहीं हुआ है। रिवील्ड मीन्स होता है प्रकट होना। बट इट इज़ प्रीडिटरमिन्ड, लेकिन ये पूर्व निश्चित जरूर है। कहते हैं कि आपके भाग्य में जो कुछ भी है वो अभी प्रकट तो नहीं हुआ है, लेकिन वो पूर्व निर्धारित जरूर है। प्री डिटरमिन्ड मीन्स होता है पूर्व निर्धारित, रिवील्ड मीन्स प्रकट करना। फॉरगेट दिस फेलर, बच्चे इस असफलता को भूल जाओ। फेलर मीन्स असफलता, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। एज इट वाज एसेंशियल, क्योंकि यह अनिवार्य थी। एसेंशियल मीन्स अनिवार्य। टू लीड यू टू योर डेस्टाइन्ड पाथ, आपको अपने नियत के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको अपनी जो नियति है, जो आपके भाग्य में लिखा है, उस रास्ते पर ले जाने के लिए ये असफलता आवश्यक थी। अब देखिए, अगर एयरफोर्स पायलट बन गए होते तो ये मिसाइल मैन कैसे बनते, भारत के महान साइंटिस्ट कैसे बनते। सच स्वामी विवेकानंद शिवानंद कहते हैं कि खोजो इंस्टीड फॉर द ट्रू पर्पज ऑफ योर एग्जिस्टेंस। कहते हैं अपने अस्तित्व का, अपनी इस पृथ्वी में उपस्थिति का सच्चा उद्देश्य ढूंढो। बिकम वन विथ योर सेल्फ, अपने आप में एक बनो। माई सन सरेंडर योर सेल्फ, अपने आप को समर्पित कर दो। सरेंडर मीन्स होता है समर्पित करना। योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। विश ऑफ गॉड मीन्स होता है ईश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को सौंप दो, समर्पित कर दो। स्वामी जी सेड, इतनी बातें स्वामी जी ने कही। आई रिटर्न टू दिल्ली, मैं दिल्ली वापस आया। एंड इंक्वायर्ड एट द DTP&P एयर अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू, और मैं जो पहला दिल्ली में इंटरव्यू दिया था उसके परिणाम के बारे में जानना चाहा। इंक्वायर मीन्स होता है जानना, आउटकम मीन्स परिणाम। तो जब मैं उनसे अपना रिजल्ट पूछा कि मैं इंटरव्यू यहाँ दे गया था, इसका रिजल्ट क्या है, तो इन रिस्पॉन्स, उसके उत्तर में मुझे क्या मिला? आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर। मैं वहाँ पहुँचने गया था और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, उन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया, ज्वाइनिंग लेटर दे दिए। आई ज्वाइंड द नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। अगले दिन मैं एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन कर लिया। ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 250 रुपीज़ पर मंथ, 250 रुपये पर मंथ की तनख्वाह पर। इफ़ दिस वाज टू बी माई डेस्टिनी, यदि यही मेरी नियति थी। इफ़ दिस वाज टू बी माई डेस्टिनी, यदि यही मेरी नियति थी। आई थॉट, मैंने सोचा, लेट इट बी सो, तो यही सही। मैंने सोचा कि अगर मेरे भाग्य में साइंटिस्ट बनना ही लिखा है तो यही सही। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस, उसके बाद मेरे अंदर मैं नहीं महसूस किया कोई भी कड़वाहट। बिटरनेस मीन्स कड़वाहट। एंड रिजेंटमेंट, रिजेंट मीन्स होता है बुरा होना, बुरा लगना। मतलब ना तो कोई मुझे बुरा लगा, ना तो कोई कड़वाहट थी उसके बाद। एट माई फेलियर टू एंटर द एयरफोर्स, एयरफोर्स में जो असफलता थी उसके बारे में ना तो अब मुझे कोई बहुत बुरा लग रहा था, ना उसके बारे में कोई कड़वाहट थी। ऑल दिस वाज इन 1958, ये सब घटना 1958 की थी, 1958 की थी। तो ये उनकी एक सेल्फ कहानी थी। उन्होंने जो फील किया था, जो देखा था, उन्होंने इसमें स्वामी शिवानंद जी ने यही कहा है कि आप अपना उद्देश्य समझिए। कोई भी असफलता मिलती है तो हो सकता है कि आपके भाग्य में जो लिखा है उसके लिए वो नियत हो। आप उस रास्ते पर आगे बढ़िए और जिसके लिए आप बने हैं वो निश्चित रूप से आप बन पाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम इसके
एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। टेक केयर।